चले लगे कब। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने दो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़बानी ही बताए थे, दिखाए थे, और ये वाला पॉइंट बताया था कि प्लान एसेट्स में वो पैसे जो देने का वादा हुआ वो नहीं दिए अभी, तो उसको शामिल नहीं कर लेना। पास पेपर का एक सवाल कराता हूँ। IAS 19 के पास पेपर्स के सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। तंजीम लिमिटेड, हाँ जी, अगर जाग रहे हैं (2014) SOCI SOF के एक्सट्रैक्ट्स पूछे। अच्छा, जब से ये CFAP 1 बना था, यानी CFAP आया था दिसंबर 16 से, तो फिर इस तरह से फुल फ्लैज सवाल नहीं आया IAS 19 का आया। फिर वो पार्ट्स में 1-2 दफ़ा टेस्ट हुआ है, लेकिन इस तरह से सेपरेट सवाल फुल फ्लैज नहीं पहले होता था। पार्ट ए में मांगे हुए एक्सट्रैक्ट्स SOCI के, SOFP के और कंपैरेटिव भी कहें 2014, तो फिर 2013 भी। पार्ट बी बाद में करता हूँ। अब SOFP SOCI में क्या आएगा वो सारा कुछ बाद में बनेगा, पहले ये मूवमेंट बनेगी। तो सवाल की रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन 3 पार्ट ए, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOCI, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOFP 2014-2013। SOFP में आ रहा होता है नॉन करंट एसेट्स या नॉन करंट लायबिलिटीज में पता नहीं क्या, नेट डिफाइंड बेनिफिट पता नहीं क्या। एक्सट्रैक्ट्स SOCI में एम्प्लॉय कॉस्ट आ रही होती है, जिसमें वो सारे एक्सपेंसेस मिल जाएंगे, और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रीमेजरमेंट का गेन या लॉस आ रहा होगा। तो ये चीज़ें यहाँ बाद में पता चलेंगी, पहले वो फिगर्स टोटल कैलकुलेट होगी तो ये पता चलेगा। तो इसको यहाँ छोड़ के एक्सट्रैक्ट्स ऑफ नोट्स में आ जाते हैं। अच्छा, नोट्स में क्या है, उन सारी चीज़ों का ब्रेकअप है। एक तो बन गई रिकंसिलिएशन ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन 2014-2013। इधर लिख लूँ स्कोप से, वो फोकस आउट तो नहीं हो जाएगा। रिकंसिलिएशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स। चलो जी, इनको भरते हैं। सबसे पहले 13 ओपनिंग बैलेंस। तो 13 का ओपनिंग बैलेंस DBO का कितना? 13 का ओपनिंग बैलेंस DBO का 1 जनवरी 13। एडिशनल इंफॉर्मेशन पहले बुलेट पॉइंट में दिया हुआ है। DBO का 2050, ये इधर क्लोजिंग निकलेगा तो यहाँ आएगा। फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स का 1995। फिर उसके बाद आगे क्या होता है? इंटरेस्ट। लेकिन इंटरेस्ट से पहले देख लें कहीं पास्ट सर्विस कॉस्ट तो नहीं है, और है तो फिर भी देख लें कि पास्ट सर्विस कॉस्ट के साथ डेट तो नहीं लिखी हुई कि ये ईयर स्टार्ट की फिगर है। तो डेट नहीं लिखी हुई, बस कहा है कि 2013 में पास्ट सर्विस कॉस्ट। अच्छा, वर्ड है पास्ट सर्विस कॉस्ट का नहीं। दूसरा बुलेट पॉइंट, ड्यूरिंग द ईयर 2013 स्कीम अमेंड हो गई और उसकी वजह से जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ DBO बढ़ गई वो 13 है। तो ये पास्ट सर्विस कॉस्ट, क्योंकि पास्ट सर्विस कॉस्ट यही होती है कि या तो प्लान अमेंडमेंट हो रही हो, जाग रहे हैं, प्लान अमेंडमेंट हो रही हो, या पास्ट सर्विस कॉस्ट, प्लान अमेंडमेंट या कर्टेलमेंट। तो इसके नतीजे में जो ऑब्लिगेशन में चेंज आएगी वो पास्ट सर्विस कॉस्ट है। तो ऑब्लिगेशन बढ़ जाएगी तो कॉस्ट मजीद कॉस्ट है, तो ये पास्ट सर्विस कॉस्ट आ जाएगी 2013 में। लेकिन क्या ये कहा है कि ये 1 जनवरी की फिगर है? तो बस फिर ईयर एंड की फिगर है, इसलिए इसी के ऊपर इंटरेस्ट लगा लें।
कितना इंटरेस्ट रेट? 8 या 9? इंटरेस्ट रेट 13 के लिए 8%, तो इस पे 8% लगाइए, 164, और इस पे भी 8% लगाइए, 160। पास्ट सर्विस कॉस्ट 13। यहां तक कोई एतराज? फिर उसके बाद ऊपर टेबल में क्या क्या है? हाँ जी, 13 और 14 दोनों के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं और करंट सर्विस कॉस्ट है, तो करंट सर्विस कॉस्ट आ जाएगी इसमें। 14 में कितनी? 125। 13 में 143। और क्या है? बेनिफिट्स पेड कहाँ लिखूं? दोनों में। 14 में 99, 13 में 110, और यहाँ भी 99 और 110। और टेबल में क्या है? कंट्रीब्यूशंस। ये कहाँ लिख? ये प्लान एसेट्स वाले में। 14 में 105, 118। और टेबल में क्या है? क्लोजिंग है, वो मैं आखिर में लिख लेता हूं। और सवाल में क्या रह गया? बुलेट पॉइंट 3, ये क्या हो रहा है? तो ये क्या चीज़ है? ये सेटलमेंट है, सेटलमेंट। अच्छा, वो ना लास्ट टाइम भी वो जो सीढ़ियों पे एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, मैं बाकियों को भी एक बात समझाता हूं। थर्ड बुलेट पॉइंट में सेटलमेंट है, ये कैसे पता? वर्ड सेटलमेंट आ रहा है? सेटलमेंट होती है ये जो बताया था कि फैक्ट्री बेच दी और जो भी उससे रिलेटेड लोग थे उनकी जिम्मेदारियां ट्रांसफर कर दी एसएल जिसको बेची। तो वो चूंकि सच्चे लोग थे तो उन्होंने सारी ऑब्लिगेशंस कबूल कर ली। जितनी ऑब्लिगेशंस उनको ट्रांसफर की, लायबिलिटी की अमाउंट कितनी? कितनी अमाउंट की लायबिलिटी इनको ट्रांसफर की? 280 की। इनफैक्ट ये मैं आपको यहां पे क्या बता रहा हूं, पार्ट बी इसका। पार्ट बी में कहा है कि इसकी एंट्री कर दें। तो पार्ट बी में 2 एंट्रीज मांगी हैं। एक मांगी है ये जो डिवीजन की सेल हो रही है इसकी, तो इसमें क्या क्या होगा? हमारी जिम्मेदारी ट्रांसफर हो रही है, जिम्मेदारी कम हो रही है, तो पीवी ऑफ डीबीओ के नाम से जो जिम्मेदारी बनाई हुई है वो हो जाएगी डेबिट। कितने से? 280। वहां लिखता हूं, अभी एंट्री पूरी कर लूं, वहां लिखता हूं। जबकि वो प्लान एसेट्स हमसे कितने ले रहे हैं? और साथ कैश भी ले रहे हैं। कितना? 20। तो बाकी फिर गेन ऑन सेटलमेंट आ जाएगा। कितना? तो एक ये एंट्री मांगी थी और एक ईयर एंडेड की एडजस्टमेंट्स मांगी थी, वो बाद में करता हूं। अच्छा, इससे रिलेटेड एक बात समझिए। एक स्टूडेंट के सवाल से मुझे आइडिया हुआ कि मुझे ना ये बाकियों को भी पिक्चर क्लियर करनी चाहिए, शायद कंफ्यूजन रह गई। 280 मिलियन की लायबिलिटी ले रहे हैं वो लोग, जबकि पैसे हमसे सिर्फ 260 ले रहे हैं। क्यों? नहीं, लेकिन वो तो लायबिलिटी भी कल को बढ़ जाएगी। देखें, 280 मिलियन की लायबिलिटी वो हमसे ले रहे हैं क्योंकि जो फैक्ट्री हम बेच रहे हैं उस फैक्ट्री के लोगों के हिस्से की जिम्मेदारी इतनी बनती थी। इतनी अमाउंट की लायबिलिटी हमारे सर से उतर रही है और उसके बदले वो हमसे 240 मिलियन के प्लान एसेट्स ले रहे हैं, लेकिन वो थोड़े से तो साथ थोड़ा कैश भी ले रहे हैं, तो वो पूरा 280 ले लेते हैं। वो हमसे 280 मिलियन की लायबिलिटी नहीं ले रहे। इसकी मिसाल यही रोके, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। एक प्लांट है पुराना, वो हमारी बुक्स में 150 मिलियन का आ रहा है, हमारी बुक्स में 150 मिलियन का आ रहा है, तो वो जब बिकेगा तो 150 का बिकेगा, लेकिन हमारी बुक्स में 150 आ रहा है। भाई वो हमारे हिसाब से चल रहा है, हम डेप्रिसिएशन मेथड जो मर्जी लगाएं, हमारी जो मर्जी मेथड की पॉलिसी हो, तो जिसको हम बेच रहे हैं उसने ये थोड़ी देखना दिखाओ बुक्स में तुम्हारे क्या है, वो बुक्स की वैल्यू थोड़ी देखेगा।
तो इसी तरह से हम उसको 280 मिलियन की लायबिलिटीज नहीं ट्रांसफर कर रहे, वो हमसे ये नहीं कह रहा कि हमें 280 मिलियन की लायबिलिटीज दे दो, ये तो हमारी अपनी अजम्पशंस पे कैलकुलेटेड है। ये तो अजम्पशंस थी हमारे एक्सपर्ट ने लेके दी हुई के लोग कितने मरेंगे, महंगाइयां कितनी होंगी, कितने साल तक वो काम करेंगे। तो क्या नाम है इन अजम्पशंस का, जाग रहे हैं, क्या नाम है इन अजम्पशंस का? एक्चुअरियल अजम्पशंस। तो वो तो हमने एक्चुअरियल अजम्पशंस किसी एक्सपर्ट से एक्चुअरियल से वैल्यूएशंस करवाई थी। ये तो वो वैल्यूज हैं जिसको बेच रहे होंगे, उसको क्या कह के जिम्मेदारी ट्रांसफर कर रहे होंगे कि इतने एम्प्लॉइज हैं, उनसे हमने ये फार्मूला वादा किया हुआ है, अभी तक वो इतने इतने साल काम कर चुके हुए हैं और अभी तक उनकी सैलरी इतनी थी, अब वो जितने मर्जी भी इसके पैसे लगाए, वो एसएल का मसला है। तो इसलिए लायबिलिटी हम 280 मिलियन की उसको नहीं कह रहे, ये 280 मिलियन की लायबिलिटी तुम्हारी है। उस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, उसके जो प्लान की टर्म्स हैं वो बताई जा रही होंगी, उनकी अब तक की परफॉर्मेंस बताई जा रही होगी, वो उसके हिसाब से करते रहे खुद ही कैलकुलेट। तो इसलिए ऐसा नहीं हो रहा कि 280 मिलियन की लायबिलिटी दे रहे हैं और वो कहते हैं बस 260 हम काफी हैं, पैसे ले लेते हैं आपसे। उनको क्या पता हमारी बुक्स में 280 की थी, वो अपनी खुद कैलकुलेशन करेंगे। हमारी तरफ से क्या हो रहा है, हमारी तरफ से इतने एसेट्स जा रहे हैं और हमारी बुक्स के मुताबिक इतनी अमाउंट की वैल्यू, इतनी अमाउंट की लायबिलिटी खत्म हो रही है। तो इन दोनों अमाउंट में फर्क हो सकता है, क्योंकि ये वो रेट लगा रहा है और ये हमारी बुक्स में उस लायबिलिटी की वैल्यू थी, तो इनमें डिफरेंस बिल्कुल हो सकता है और वो डिफरेंस ही प्रॉफिट या लॉस ऑन सेटलमेंट है। आपका है इसमें सवाल और कोई है? बस हो गया, होए होए, खैर मैं तैयार हो रहा हूँ। तो छोटे मोटे लोगों को जवाब दे रहा था, आप बताओ। मैंने ये कहा कि अगर हमारी पीवीएफ 280 है, हाँ, तो हमारा बुक्स में जो प्लान है सेट है, जो हमने इन्वेस्टमेंट एंड शेयर कर दी, वो तो ये है ना 240, वो 300 हो जाएगा। हाँ, तो हमने अच्छा, आपने अगला सवाल ये पूछा था कि बिल्कुल सब प्लान खत्म हो रहा हो तो, अच्छा ठीक है, वो IFRIC 14 मैंने कहा था, ठीक। IFRIC 14 नहीं, इनफैक्ट वो एसिड सीलिंग वगैरह, वो अभी इसके बाद पढ़ाता हूँ। ये वाली ट्रांजेक्शन ओके, हाँ जी, ये बात, इसमें कोई और सवाल किसी का? जी, जब ये हमारे वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स हैं और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीपीओ का हम अपने भी नेट करते हैं तो नेट डिफाइंड बेनिफिट आता है। जी जी, नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी या एसेट आता है, हाँ। तो उसके अंदर भी तो फर्क होता है हमारी अपने प्लान एसेट और उसके डीपीओ में। अच्छा, तो वही फर्क एज हमारा गेन के तो नहीं निकल रहा। आप कह रहे हैं कि जो बैलेंस शीट की फिगर आ रही है वो गेन है? नहीं, अभी पेंडिंग है सवाल का जवाब। ये ट्रांजेक्शन, अच्छा अब इसको वहां लिखते हैं, कहाँ लिखूं, क्या क्या, यहाँ क्या लिखूं, कितनी अमाउंट लिखूं बताएं? 280, क्योंकि 280 की लायबिलिटी खत्म हो रही है। 13 में 14 में 280, जी जी 14 में लिखा है। और प्लान एसेट्स में 240 और बस अब इसको समेट लेते हैं, एक लाइन छोड़ दी, क्लोजिंग बैलेंस 13 का क्लोजिंग ऊपर टेबल में दिया हुआ है, 13 वाला 23, ये आ गया यहाँ, इधर क्लोजिंग 2040, ये आ गया कितने परसेंट? 2014 का 9%, 2014 का है, नहीं, आपको ना वो जो डिस्काउंट रेट दिया हुआ है, वो डिस्काउंट रेट ऊपर टेबल में देने का ये मतलब है कि ये उसके ईयर एंड के ऊपर डिस्काउंट रेट था। इससे पहले या बाद में कोई सवाल देखेंगे ना, तो वो डिस्काउंट रेट कोई डेट के हिसाब से बताया था, जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन 5-6 था, उसमें साथ डिस्काउंट रेट के डेट लिखी हुई थी कि इस डेट का डिस्काउंट रेट है, तो हमने ईयर स्टार्ट वाला रेट लिया था। अब यहां पर ना ईयर स्टार्ट वाला रेट नहीं दिया हुआ, आपको बस 2 कॉलम बना के उनमें रेट्स दे दिए। अगर आप 2014 के लिए 8% यूज करना चाह रहे हैं तो 13 के लिए तो फिर बताना चाहिए था ना। अगर आप इसको ये कहें कि ये जो रेट्स हैं ये 31 दिसंबर 13, 31 दिसंबर 14 के रेट्स हैं, तो 13 वाले के लिए आप इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करेंगे? 12 वाला डेटा चाहिए होता, वो नहीं दिया हुआ। तो इन इंटरेस्ट रेट्स के साथ डेट भी नहीं ना लिखी हुई, ये तो नहीं लिखा कि ये 31 दिसंबर 13 का रेट है, 31 दिसंबर 14 का डेट तो नहीं लिखी हुई, तो डेट लिखी नहीं डिस्काउंट रेट के साथ और एक टेबल में दे दिया है। तो ये क्या पिक्चर लग रही है कि आपको दोनों साल का जो एप्लीकेबल रेट है वो दे दिए ताकि उसको इस्तेमाल करें। तो इसलिए 14 में 9% और 13 के अंदर 8%।
ठीक है 9 और 8, तो 13 में 9%, 13 में 8% लगा लिया, इधर 9%, 207, इधर पास सर्विस कॉस्ट है नहीं। और अब आप इसको बैलेंस कर दीजिए, तो या तो एक्चुरियल गेन होगा या लॉस होगा। 13 में कितना है? 1440, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा ये पता नहीं पहले कहीं थी ये बात कि नहीं कही थी, कंसोलिडेशन में बड़ी काम आएगी बात। जब भी आप कोई बैलेंसिंग करके फिगर निकालें तो उसके प्लस माइनस में अमूमन गलती कर जाते हैं, क्योंकि आपने कैलकुलेटर से जैसे चला होता है आपका तो वैसे प्लस माइनस आ जाएगा, तो आप ना उसको सीधा चल के क्रॉस चेक जरूर कर लेना। ये पॉजिटिव है तो आप ये चेक कर लें कि दिस सब ऐड करके ये बनता है कि नहीं बनता, तो इसको क्रॉस चेक भी जरूर किया करें, वरना प्लस माइनस उलट जाता है। कर लें, ऐसे कर लें। नेगेटिव है कि पॉजिटिव है चेक कर लें। हाँ जी हाँ जी, तो यही कह रहा था मैं भी कि प्लस माइनस में गलती कर जाते हैं, इसलिए आप इसको सीधा चल के जरूर चेक करिए। तो ये आ गया एक्चुरियल गेन लॉस। ये हमने पेपर मार्कर को बता दिया कि जो नेगेटिव फिगर नजर आए वो गेन है और जो पॉजिटिव नजर आए वो लॉस है। फिर तसल्ली कर ले, नेगेटिव ही है ना। यहां पर एक लाइन छोड़ के क्लोजिंग बैलेंस 13 का 21, ये आ गया यहाँ ओपनिंग और इस पे लग गया 9%, 194, और इसका क्लोजिंग 1784। बैलेंस कर लें और उस बैलेंस को कहते हैं रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स। वन वन पॉजिटिव नेगेटिव पक्की बात है। 13 नेगेटिव, किस कॉलम में? 326 इधर। थर्टी नेगेटिव, अच्छा लास्ट वीक मैंने ये ऑफ कैमरा कही थी इसलिए ऑनलाइन वालों को भी बता देता हूँ। ये जो मेरे सामने बैठे हैं इनकी तो मजबूरी है, जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। इनिशियली सेशन शुरू करने से पहले मेरे पास प्लान ये था कि नवंबर मिड में करा दूंगा ख़त्म, लेकिन चूंकि काफ़ी सारे बच्चे दिसंबर अटेम्प्ट वाले भी हैं तो अब मिड नवंबर से जितना पीछे आना है उतने संडे लगते जाएंगे, तो संडे ऑन है हम, इसलिए आपको अब एक वीक में 4 दूनी 8 क्लासेस मिला करेंगी। तो जो आप ऑनलाइन वालों में से सुस्त चलना चाहता हो तो उसको क्या मजबूरी है, ना सुने 8 वो 4 करके सुन ले। तो बहरहाल अब एक वीक में 4 दिन ऑन कर लिए मैंने हैं। एक्सेस तो दिसंबर एंड तक रहेगी। नहीं अक्टूबर एंड नहीं, हमारे पास 15 इतवार नहीं है ना, नवंबर के फर्स्ट वीक तक चला था। जल्दी जल्दी भाई। अब इनसे फिगर्स निकलेंगी कि एसओसीआई में क्या जाना है, एसओएफई में क्या जाना है, अब इनसे निकलनी है फिगर।
अच्छा, चूंकि मैंने इसे रिलेट करके बताना है तो ये मैं बोर्ड पे ये रख रहा हूँ, सोल्यूशन पे आए मैंने फिर फिगर रिलेट करके बताता हूँ। एसओएफपी में बताएं क्या जाएगा। इनके क्लोजिंग बैलेंसेस जैसे 13, लायबिलिटी 2300 है, ये 2150 है, तो लायबिलिटी ज्यादा है ना, तो नेट लायबिलिटी है 150। 2040 1784, अभी भी लायबिलिटी ज्यादा है, कितनी 256। डिफाइन व्हेन नेट लायबिलिटी, और ये नॉन करंट लायबिलिटीज में। तो सोल्यूशन में देखें मैंने नोट्स के अंदर ये सारी इन चीज़ों के ब्रेकअप बताए हुए, अमाउंट टू बी प्रेजेंटेड इन एसओएफपी, जो कि उनका नेट करके ये बनता है। ये फेस पे आ गया, ये फिगर्स फेस पे आ गई, और नोट में उनकी लेस की भी फिगर दिखा दी। एम्प्लॉय कॉस्ट पे आते हैं, इसमें क्या क्या जाना है, इंटरेस्ट जाना है, सारा एक्सपेंस, इंटरेस्ट, पास सर्विस कॉस्ट, करंट सर्विस कॉस्ट और गेन ऑन सेटलमेंट। इंटरेस्ट कॉस्ट, पास सर्विस कॉस्ट, करंट सर्विस कॉस्ट और गेन लॉस ऑन सेटलमेंट। लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट ले जाते हुए नेट। तो देखिए एम्प्लॉय कॉस्ट का ब्रेकअप दिया हुआ मैंने, इंटरेस्ट नेट किया हुआ है, 13 में 164 माइनस 160 4 आ गया, और 14 में 207 माइनस 194। ये इंटरेस्ट हो गया, पास सर्विस कॉस्ट, करंट सर्विस कॉस्ट और गेन ऑन सेटलमेंट। ये एम्प्लॉय कॉस्ट बन गई, ये यहां आएगी 14 में कितनी 1, 14 में 11 इधर 16। ओसीआई में क्या जाना है, ये दोनों मिला के एक्चुअरियल गेन लॉस और रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स। तो 13 में देखें 40 और 13 जा रहा है। अच्छा, इसमें प्लस माइनस का धोखा नहीं खाना, ये चूंकि लायबिलिटी की मूवमेंट है तो इसमें नेगेटिव फिगर गेन और पॉजिटिव फिगर लॉस है। ये चूंकि एसेट्स की मूवमेंट है तो यहां पर पॉजिटिव फिगर गेन है और नेगेटिव फिगर लॉस है। ये एसेट्स की मूवमेंट है, लायबिलिटी की मूवमेंट है, इसलिए ब्रैकेट का फर्क होगा। तो 2013 में लॉस था और ये भी लॉस है। देखें ये लायबिलिटी है, इसमें बैलेंसिंग फिगर पॉजिटिव आने का मतलब है लायबिलिटी और बढ़ गई, तो लॉस वाली बात है। ये एसेट है, नेगेटिव फिगर आने का मतलब है एसेट कम हो गया तो लॉस है। तो इसलिए यहां पर ब्रैकेट लॉस है और यहां पर विदाउट ब्रैकेट लॉस है, तो ये भी लॉस है और ये भी लॉस है। इसलिए 2013 की ओसीआई में 53 आ गया। वहीं यूनी वर्किंग में देखें सारे टुकड़े चल रहे हैं कि ओसीआई में क्या आना है, तो ये दोनों चीजें हैं जो ओसीआई में आनी है। ओसीआई अच्छा, अब 14 के अंदर ये नेगेटिव है, लायबिलिटी में नेगेटिव मतलब लायबिलिटी कम हो रही है, तो गेन वाली बात है, तो ये गेन है लेकिन ये लॉस है। तो 326 लॉस, 213 गेन, तो 113 का लॉस आ गया। ये ऐसे ओसीआई बन गया, और ये पार्ट ए की रिक्वायरमेंट थी। और पहले जब फुल फ्लैग सवाल होता था तो ये फुल फ्लैग सवाल है। अब जब से सीफैप बना तब से कुछ 2 दफा शायद ये टेस्ट हुआ, और चीजें इतनी या से थोड़ी कम होती हैं, और मल्टीपल आईएएस सवाल होता है। 20 नंबर का मल्टीपल आईएएस सवाल, उसमें से 5 नंबर का आईएएस 19। लेकिन काम यही होगा कि एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई और एस, यानी मेहनत यही है, लेकिन चीजें कम होने की वजह से वो नंबर 5 हो जाएंगे। वरना आईएएस 19 यही है बस, इसके अलावा कुछ नहीं आईएएस 19 में। यही है आईएएस 19 का क्वेश्चन। बेनिफिट्स पेड की एंट्री, ये लायबिलिटी डेबिट और प्लान एसेट्स क्रेडिट। पार्ट ए में कोई सवाल? पार्ट बी में पूछा है एक तो ये सेटलमेंट वाली एंट्री ये कर दी, उसके अलावा पूछा है ईयर एंड के ऊपर क्या एडजस्टमेंट होनी है। अच्छा, ईयर एंड की एडजस्टमेंट, ईयर एंड की एंट्री पूछना है, तो ईयर एंड की एंट्री जब पूछी जाती है ना कि ईयर एंड की एंट्री, तो बेसिकली वो ईयर एंड की एडजस्टमेंट्स होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर पीपी से रिलेटेड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, अगर ईयर एंड की एंट्रीज पूछ रहे हैं, ईयर एंड की एंट्रीज, तो ईयर एंड पे क्या काम किया जा रहा होता है? पीपी डेप्शन चार्ज की जा रही होती है। अच्छा, जब ईयर एंड की एंट्रीज का है, 31 दिसंबर की एंट्रीज नहीं, वैसे ईयर एंड एंट्रीज, तो अगर कोई एसेट साल के आखिरी दिन खरीदा है तो वो भी मांग रहे होंगे, या ईयर एंड की एंट्रीज से मुराद बेसिकली एडजस्टमेंट्स की एंट्रीज है? एडजस्टमेंट की एंट्रीज हैं। अगर तो को डेट लिखी जाए ना कि जी ये डेट की एंट्रीज कर दें, फिर तो उस दिन की जो एंट्रीज हैं वो करनी है।
लेकिन ईयर एंड एडजस्टमेंट्स या ईयर एंड पे होने वाला काम तो वो उन्हीं को कहते हैं जो ईयर एंड की एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो इसमें आपसे ईयर एंड की एंट्रीज पूछी हैं, वैसे अगर कोई कर देगा तो गलत नहीं होगा, इसकी तो एंट्री हो ही गई होगी बेनिफिट्स पेड। अब ये ड्यूरिंग द ईयर है चाहे आखिर में है, लेकिन ये तो एक पेमेंट की ट्रांजेक्शन है तो इसकी तो रिकॉर्डिंग हो ही गई होगी। जब आपसे ईयर एंड की एंट्रीज मांगी जा रही होती है तो एक्चुअली वो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स की एंट्री होती है, यानी इन चीजों की। तो बेनिफिट्स पेड की तो एंट्री हो ही गई होगी, कंट्रीब्यूशंस पेड की हो गई होगी, ये तो नॉर्मल कैश ट्रांजेक्शन है। तो इसलिए इन दोनों की तो एंट्रीज हो ही गई होंगी, बाकी सब की करनी है क्योंकि उसके अलावा बाकी सारे काम ईयर एंड के ऊपर हो रहे होते हैं। तो इन सब को मिला के एंट्री कर देते हैं। अगर बेनिफिट्स पेड की भी एंट्री करके दिखानी है, कंट्रीब्यूशंस पेड की भी एंट्री करके दिखानी है तो वो भी कर लेते हैं, गलत नहीं होगा। जैसे बेनिफिट्स पेड की एंट्री क्या होती है? लायबिलिटी डेबिट, प्लान एसेट्स क्रेडिट, कैश नहीं प्लान एसेट्स क्रेडिट, वहां से निकाल के पैसे देने। कंट्रीब्यूशंस प्लान एसेट्स में पैसे डालें, प्लान एसेट्स डेबिट, कैश क्रेडिट। तो ये एंट्रीज करनी है तो ठीक है कर लें, वरना ये दोनों हो गई होंगी। बाकी सबकी एंट्री बना देते हैं। जैसे अच्छा 2013 की भी एंट्रीज कहीं है? नहीं, वो तो पार्ट ए में कहा था शो कंपैरेटिव, इसलिए 13 सॉल्व किया, वरना तो सवाल ही 2014 का है। वैसे भी 3 नंबर है, सवाल तो 2014 का है ना, वो तो पार्ट ए में कहा हुआ था शो कंपैरेटिव फिगर, वरना तो सवाल 2014 का ही सवाल है। तो एंट्री भी फिर 2014 वाली ही मांगी हुई है, ये तो कर दी, ये तो उसने अलग से मांगी थी। अब इसके अलावा जो रह गया है उन सब की एंट्री कर लेते हैं। क्या क्या रह गया अभी? इंटरेस्ट, पास सर्विस कॉस्ट, करंट सर्विस कॉस्ट, यानी एम्प्लॉई कॉस्ट डेबिट। ओसीआई में लॉस आ रहा है, गेन आ रहा है? लॉस आ रहा है, ओसीआई डेबिट। एम्प्लॉई कॉस्ट में क्या क्या डेबिट? 207 और 194 साथ मिला लें तो 13 प्लस करंट सर्विस कॉस्ट प्लस बस 1, नहीं गेन की अलग कर ली ना एंट्री, गेन की तो अलग दिखा दी एंट्री। 138। ओसीआई में क्या जा रहा है? 113 का लॉस। अच्छा अब इसका क्रेडिट कहां जाएगा? इसका क्रेडिट कहां जाएगा? ये क्या हो रहा है? ये प्लान एसेट्स कम हो रहे हैं, रिटेन अर्निंग कहां से आ गई? ये 326 की क्या एंट्री हो रही है? प्लान एसेट्स क्रेडिट हो रहा है ना, तो प्लान एसेट्स क्रेडिट। इन सब का क्रेडिट कहां जा रहा है? कैश नहीं, लायबिलिटी में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ। यार मैं तो खत्म कर रहा हूँ इधर से आई सुनने से। इसका कैश में क्रेडिट कहां से जा रहा है? करंट सर्विस कॉस्ट डेबिट, पीवी ऑफ डीबीओ क्रेडिट, इंटरेस्ट कॉस्ट डेबिट, पीवी ऑफ डीबीओ क्रेडिट। अच्छा अब उसमें ये एक चीज बल्कि क्रेडिट में गलत कर दी, ये ना प्लान एसेट्स गलत कर दिए। प्लान एसेट्स में 326 का क्रेडिट जा रहा है और 194 का डेबिट जा रहा है। प्लान एसेट्स में ये डेबिट हो रहा है, नोट्स खोल लें, सारों की एंट्री एक एक करके बताई हुई मैंने। इस इंटरेस्ट इनकम की क्या एंट्री है? प्लान एसेट्स डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। इस लॉस रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स की क्या एंट्री है? ओसीआई डेबिट, प्लान एसेट्स क्रेडिट। तो प्लान एसेट इतने से डेबिट हो रहा है, इतने से क्रेडिट हो रहा है। 326 माइनस 194, तो प्लान एसेट्स क्रेडिट हो रहा है 132 और पीवी ऑफ डीबीओ इसमें क्या क्या आ रहा है? 207 का इंटरेस्ट आ रहा है, 125 की करंट सर्विस कॉस्ट आ रही है, ये क्रेडिट और ये गेन आ रहा है, ये डेबिट। आप अगर इसमें उलझ गए हैं तो आप सारी एंट्रीज अलग अलग कर दें। 207 प्लस 125 माइनस 213, 119 और ये एंट्री पूरी टैली ही है। अगर आपको ये ब्रैकेट में फिगर्स प्लस माइनस करने में उलझन हो रही है तो आप ना एक एंट्री करें, मैंने इन सबकी अलग अलग एंट्री लिख के दी नहीं आपको, आप सबकी अलग अलग कर लें, कोई मसला नहीं।
ये सारी एडजस्टमेंट्स पढ़ाते हुए नहीं नजर आ रहा? मैंने इन सबकी अलग अलग एंट्रीज पढ़ाई हुई हैं, मैंने वही की हैं एंट्रीज, बस जगह बचाने के लिए ब्रैकेट में कर दिया, ना करे अलग अलग कर लें। ये है जी एक IS 19 का फुल फ्लैज पास पेपर का सवाल। अच्छा, जो IS 19 में छोटी मोटी चीजें रह गई हैं उनको लपेटते हैं। ये जो पास्ट पेपर्स वाले सेक्शन में इसमें 3 सवाल रह गए। कोई आप में से लिख के करना चाहे तो मर्जी है, लिख के कर ले, जबरदस्त। ज़बानी भी देख लें तो बहुत है। ये अब आज का होमवर्क, ये तीनों सवाल। हाँ जी, 5-5 मिनट के सवाल हैं। कोई लिख के करना चाहे तो लिख के कर लें, नहीं तो ज़बानी भी देख लें तो चलेगा। मैंने क्वेश्चन 3 कर दिया ना, तो बाकी 1, 2 और 4, 1, 2 का 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये वो मैंने बताया था ना कि प्लान एसेट्स का नोट में ब्रेकअप बताना होता है कि इसमें कैश कितना है, इसमें इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स कितना है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कितना है, वो बताया हुआ। इसमें क्वेश्चन 1, 2 और 4 मैंने 3 किया है। 1, 2 और 4 ये लिख के कर लें तो आपकी मेहरबानी है, नहीं तो ज़बानी कर लें तो भी बहुत है। अच्छा, IS 19 के चैप्टर में आए और उसमें जो जो चीज़ें रह गई हैं वो मैं समेटता हूँ और फिर एक खुद से बनाया हुआ सवाल कराता हूँ एसिड सीलिंग एडजस्टमेंट समझाने के लिए, और वो फिर अभी लेटेस्ट टेस्ट भी हुआ था। फिर लेक्चर 18 करके तो IFRIC 14 कराऊंगा। IS 19 के चैप्टर के नोट्स में आए और उसमें क्या क्या रह गया, अब इसमें ज़बानी चीज़ें देख लें। पेज 1 बता दिया, पेज 2 सारा हो गया, पेज 3 हो गया, पेज 4, हाँ जी, मैंने पेज 6, 7 और 8 कहा था कि मैचिंग कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाया हुआ है। अगर शौक में को पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, पढ़ लेंगे तो डिस्कस कर लूंगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हो गया मेरी तरफ से। फिर नहीं पढ़ा था, कोई मसला नहीं, सिंपल मैचिंग कॉन्सेप्ट रिलेट किया हुआ बस। अच्छा, मैं इसके अलावा पहले बाकी चीज़ें समेट लूँ और फिर पूछता हूँ जिन्होंने नहीं किया। पेज 8 उसके अलावा हो गया था, पेज 9 में ये 7 नहीं बताया। अच्छा, ये पेज 9 पे आए, पेज 9, ये ना एक टेबल है और एक IS जो होता है ना, एक तो उसमें पैराग्राफ्स होते हैं, फिर उसके अलावा वो पैराग्राफ खत्म होने के बाद किसी में AG होता है, एप्लीकेशन गाइडेंस, किसी में इम्प्लीकेशन गाइडेंस होती है, किसी के अंदर इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स होती हैं। तो ये सब मजीद एक्सप्लेनेशंस होती हैं स्टैंडर्ड्स की, और इन सब को मिला के हमने एक टॉपिक तैयार करना होता है। तो IS 19 की एप्लीकेशन गाइडेंस में मुझे एक चार्ट नजर आया जिसका न्यूमेरिकल तो मुझे कहीं नहीं मिला, लेकिन मैंने कहा चलें वो चार्ट कॉपी करके आप तक पहुंचा दूं। ये उन्होंने चार्ट बनाया हुआ था, इसका न्यूमेरिकल ऐसा मुझे कहीं नहीं मिला। वो चार्ट ये है कि अगर एम्प्लॉय भी अपनी जेब से कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दे, यानी हम लोग बना तो डिफाइंड बेनिफिट प्लान रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉय भी चाहता है कि और गुड़ डालेंगे तो और मीठा होगा, ज्यादा पैसे जमा कराएंगे तो अच्छी जगह इन्वेस्ट हो जाएंगे और रिटर्न आएगा, और ज्यादा पैसे डालेंगे तो ज्यादा रिटर्न आएगा, कम पैसे डालेंगे तो कम रिटर्न आएगा, इसी तरह ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पैसे पानी आएगा। तो प्लान की टर्म्स एंड कंडीशन में ये तय हो सकता है कि एम्प्लॉय भी अपनी जेब से पैसे डालने शुरू कर दे। वो एम्प्लॉय की टेंशन है, वो एम्प्लॉय का मसला है, लेकिन वो अपनी जेब से पैसे डाल रहा है। अगर वो अपनी जेब से पैसे डाल रहा है तो इसको कहते हैं कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब इसका क्या करना है, इसके नीचे 2 शाखें हैं,
ये टेबल देखें ना पेज 9 पे। एक शाख है कि ये वो अपनी मर्जी से, यानी डिस्क्रिशनरी, अपनी मर्जी से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, या फिर प्लान की टर्म्स में लिखा हुआ है। अगर एम्प्लॉय अपनी मर्जी से कर रहा है तो पैसे चूंकि प्लान एसेट्स में आ रहे हैं, पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तो पैसे प्लान एसेट्स में आ रहे हैं, तो प्लान एसेट्स डेबिट, और वो एम्प्लॉय अपनी मर्जी से कर रहा है, अपनी खुशी से, तो हमारे लिए ये एक फायदे वाली बात होगी ना, कंपनी के लिए। देखें, एम्प्लॉय के लिए जो बेनिफिट्स देने थे उसके लिए प्लान एसेट्स जमा करके रखना शुरू कर दिए। एम्प्लॉय ने कहा मेरी तरफ से भी इसमें चंदा रखो, तो प्लान एसेट्स बढ़ गए, प्लान एसेट्स डेबिट। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो इनकम एक्सपेंस, बैठे बैठा इनकम ही हो गई ना, तो इसको एम्प्लॉय की कॉस्ट में से लेस कर लेंगे। इसका जवाब देखें नीचे, रिड्यूस सर्विस कॉस्ट। यानी एम्प्लॉय को जो हम अपना सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे थे, एम्प्लॉय ने अपनी जेब से कहा ये मेरी तरफ से प्लान एसेट से पैसे रख लें, इस डब्बे में पैसे एम्प्लॉय ने अपनी जेब से डाल दिए, तो प्लान एसेट्स डेबिट, तो क्रेडिट क्या, एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय ने अपनी जेब से पैसे एक्स्ट्रा, डिस्क्रिशनरी का मतलब एम्प्लॉय का मूड हुआ उसने पैसे डाल दिए, हमने नहीं कहा था उसको, हम अपनी तरफ से पूरा काम करके चल रहे थे। एम्प्लॉय ने कहा लो मेरी तरफ से और पैसे रख लो, मैं भी जमा कराता हूं, मेरे पैसे जमा होंगे तो कल को मुझे ही फायदा होगा, तो इसलिए एम्प्लॉय अपनी जेब से अगर जमा करा दे तो प्लान एसेट्स डेबिट और एम्प्लॉय कॉस्ट क्रेडिट। ये आखिरी वाला कॉलम बताया आपको है। लायबिलिटी तो हम अपनी जिम्मेदारी वाली बढ़ा रहे हैं ना, कि वो सर्विस दे रहा है, उसको हमने इतने पैसे देने हैं, वो तो हम अपनी तरतीब से बढ़ा रहे हैं। हम हर साल की कैलकुलेशन करके अपने हिसाब से नंबर पूरे रख रहे हैं, उसके हिसाब से पैसे डाल रहे थे, एम्प्लॉय ने और एक्स्ट्रा पैसे डाल दिए हैं। देखो, जब फंड में पैसे डाले हैं ना, तो फंड में पैसे डालने वाला इसका रिस्क ले रहा होता है कि उस डब्बे का क्या होगा बाद में। तो एम्प्लॉय अपनी मर्जी से पैसे डाल रहा है, वो चाहता है और पैसे बढ़े और इन्वेस्ट हों और कमाएं। डिस्क्रिशनरी एम्प्लॉय अपनी मर्जी से कर रहा है, हम अपनी अकाउंटिंग पूरी कर रहे हैं, हम अपनी लायबिलिटी नहीं कम कर रहे, हम अपनी लायबिलिटी कम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी अकाउंटिंग पूरी कर रहे हैं। उसके हिसाब से फंड में पैसे भी जमा कर रहे थे। एम्प्लॉय ने कहा ये मैं और पैसे डालता हूं क्योंकि फालतू मेरे पास पड़े थे, और इन्वेस्ट हो जाएंगे और कमाई हो जाएगी, ये भी मेरी तरफ से पैसे रख लो। क्या हुआ? जितने पैसे फार्मूले के मुताबिक हमने एम्प्लॉय को देने हैं उसकी तो हमने कर ली है अकाउंटिंग। कंट्रीब्यूशन हम अपने हिसाब से चीजें पूरी कर रहे हैं, उसने और कंट्रीब्यूट कर दिया। अब जब उसने और कंट्रीब्यूट कर दिया तो प्लान एसेट्स और बढ़ गए ना, प्लान एसेट्स और नहीं बढ़ गए। अच्छा चलो, प्लान एसेट्स डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट कर दूं, हमारी बेनिफिट ऑब्लिगेशन बढ़ रही है। जो हमने कैलकुलेशन की हुई है कि इतने महीने वो इतने साल काम कर चुका, अब तक के इतने इसने बेनिफिट्स अर्न कर लिए मेहनत करके। देखो, हमने उसको इतने पैसे एंड पे देने हैं, उसमें वो डिस्क्रिशनरी खुद हिस्सा डाल देता है। एम्प्लॉय को पैसे देने का वादा किया था, मिसाल अब मैं डिस्काउंटिंग वगैरह सब इग्नोर करके कहता हूं 1 लाख रुपए, वो हमने अपनी लायबिलिटी बना ली, हमने कहा आपको पैसे देने हैं और वो लायबिलिटी बन गई। अब एम्प्लॉय ने उसमें से कहा कि आप इतने पैसे मेरी तरफ से रख लें, जब मुझे कल को पैसे देने लगेंगे तो मुझे पास वापस आ जाएंगे। तो लायबिलिटी तो पूरी हमने लाख बना ली है ना। जितने प्लान एसेट्स बढ़ गए होंगे, जब उसको पे ऑफ करने लगेंगे तो उसमें से निकल के उसका 10,000 भी उसको चला जाएगा, लेकिन प्लान एसेट्स तो बढ़ गए ना। अभी उसने उसमें पैसे और रख लिए। देखो, ये तो खैर डिपेंड करता है कि टर्म्स की डिटेल क्या है। इस सारे कहानी के ना पीछे ये नहीं है कि उनका आपस में क्या तय हुआ है, ये तो कहीं इसमें कहानी नहीं है ना कि वो कल को 110 लेगा या वो ये कह रहा है कि नहीं आप 90 दे देना, बस 10 मेरी तरफ से। देखो प्रैक्टिकली ना ये चीज कहीं देखी नहीं है। ये IAS तो पाकिस्तान की नहीं दुनिया के लिए है ना। अब हमने पाकिस्तान में तो ये चीज मैंने तो नहीं देखी कि एम्प्लॉय डिस्क्रिशनरी पैसे डाल दे, ये जो पैसे कल को आपने ग्रेचुटी देनी है मुझे, मेरी तरफ से इतने रख लो, नहीं। तो अब क्या बैकग्राउंड होता होगा, किस बुनियाद पे होता होगा, होती होगी कोई वजह। तो वो खुद फैसला कर रहा है कि मेरी तरफ से इतने पैसे रख लो, नहीं आप तकल्लुफ ना करें, मेरी तरफ से इतने रख लें। तो लायबिलिटी हम चूंकि पूरी बना चुके हैं, पूरी अमाउंट की, वो कह रहे हैं नहीं इसमें से इतने रख लो, तो अब उसको हम अपनी इनकम बना लेंगे। हो सकता है, क्योंकि अभी इसके बाद जो फ्रिक 14 पढ़ाना है वो यूके का है, पाकिस्तान का नहीं है। लेकिन अगर टर्म्स में लिखा हुआ था कि हम तुम्हें पैसे देंगे जरूर, लेकिन तुम भी पैसे साथ दोगे, तो ये है सेट आउट इन फॉर्मल टर्म्स ऑफ द प्लान। अब इस सूरत में आगे 2 शाखें हैं कि जो पैसे दे रहा है, या तो वो इसलिए पैसे दे रहा है कि
उसको हमने टर्म्स में तय किया हुआ था कि जितने जितने साल तुम्हारी मेहनत होती जाएगी इतने पैसे तुम डाला करोगे, इतने हम डाला करेंगे। अब ये उसकी सर्विस से रिलेटेड है। और जो दूसरा वाला डब्बा है वो है कि ऐसा उसकी सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन साथ कहा हुआ था कि हम तुम्हारे लिए पैसे जमा कर तो रहे हैं, लेकिन किसी वजह से अगर वो फंड बैठ गया, पैसों में कमी हुई, तो तुम खुदा के लिए हम मेहनत थोड़ा तरस खा के पैसे दे देना। तो अब वो सर्विस की वजह से पैसे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, वो वैसे ही डेफिसिट रिड्यूस करने के लिए कर रहा। ये 2 डब्बे पहले पड़े। अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट टर्म्स कंडीशंस के मुताबिक कर रहा होगा तो नीचे 2 डब्बे हैं। या तो उसकी ये कंट्रीब्यूशन उसकी सर्विस से रिलेटेड है, यानी एम्प्लॉय को कहा हुआ है कि जैसे जैसे तुम्हारा साल पूरा होता जाएगा हम इतने पैसे डालेंगे, तुम भी इतने पैसे डालोगे, तुम मिलके पैसे जमा होकर आगे ग्रो करेंगे। तो ये लिंक्ड टू सर्विस है। और दूसरा डब्बा ये है कि वो लिंक टू सर्विस तो नहीं है, लेकिन फंड के पैसे डूबना शुरू हो गए क्योंकि मार्केट क्रैश कर रही है। तो टर्म्स में लिखा हुआ था कि अगर कल को फंड क्रैश किया तो फिर एम्प्लॉय भी साथ पैसे डालना शुरू कर देगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये चीजें कहां होती हैं, पता नहीं, पाकिस्तान में ऐसी चीजें नहीं देखी हैं, लेकिन हम PAS नहीं पढ़े ना, तो IAS पढ़ रहे हैं। तो इंटरनेशनली होता होगा किसी मुल्क के अंदर, और इतना ज्यादा कॉमन नहीं होगा, तब ये चीज बिल्कुल अलग से एप्लीकेशन गाइडेंस में एक फ्लो चार्ट बना के दिया हुआ है। तो मैं इसको एहतियातन कवर करके दे रहा हूं आपको। अगर आपको चीज लगे कि नहीं इग्नोर करें तो इग्नोर कर दें, हैं? क्योंकि जहां ये होता नहीं है पाकिस्तान में, तो मैं आपको एक हवाई चीज ही बना के दे सकता हूं। आप उसको अगर जमीर मुतमईन ना हो रहा हो तो अलग बात है, लेकिन एक हवाई चीज बना लेते हैं कि लिंक टू सर्विस का मतलब है कि टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ था कि जब तुम्हारी साल की सर्विस होती जाएगी तो हमने तो पैसे जमा करने ही है, तुम भी साथ जमा किया करोगे। जैसे प्रोविडेंट फंड में होता है ना, दोनों पैसे जमा कराते हैं तो मिलके पैसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हो सकता है उस तरह की कोई चीज तय की हो। तो अगर उस तरह की कोई चीज तय की हुई है तो लिंक टू सर्विस है। और अगर टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था कि अगर कल को फंड बैठ गया तो तुम तरस खा के पैसे जमा करा देना, ये नॉट लिंक टू सर्विस है। अब अगर नॉट लिंक टू सर्विस है तो वो प्लान एसेट्स में तो पैसे डाल ही रहा है, तो वो OCI के अंदर कवर हो जाएगा। यानी उसने प्लान एसेट्स में पैसे और डाल दिए, ये 1784 को उसने 1800 बना दिया, तो हम इसको अलग से इनकम कहने की बजाय ये 310-15 कर लेंगे, 310। अगर उसने और फंड में पैसे डाल दिए ये और बढ़ जाएगा, ये लॉस कम हो जाएगा, तो लॉस हम 310 रिकॉर्ड कर देंगे। ये नीचे वाला एरो आखिरी कि ये OCI आइटम को अफेक्ट करेगा। और लिंक टू सर्विस में आगे फिर 2 केसेस बने हुए हैं कि नंबर ऑफ ईयर से लिंक्ड है या नंबर ऑफ ईयर से लिंक्ड नहीं है। तो अगर नंबर ऑफ ईयर से लिंक्ड है तो जिन नंबर ऑफ ईयर से लिंक्ड है उन पे फैला देंगे इसको अपनी इनकम बनाते हुए, और अगर किसी खास नंबर ऑफ ईयर से लिंक्ड नहीं है तो जिस साल में ये है बस उसी में बना लेंगे। तो आप इस टेबल को इग्नोर करना चाहें तो आपकी मर्जी है, इग्नोर कर दें। मुझे छोड़ना नहीं ठीक लग रहा था इसलिए मैंने डाल दिया बुक में, वरना ये IAS का हिस्सा नहीं है, ये एक एप्लीकेशन गाइडेंस के अंदर एक स्पेशल सिनेरियो था। तो जिनको समझ आती है रखना चाहें रख लें, नहीं तो छोड़ दें। नहीं, डेफिसिट की वजह से तो वो सारा OCI में जा रहा है ना, डेफिसिट की वजह से तो वो थर्ड लास्ट कॉलम है ना। नहीं, डेफिसिट ना बोलें फिर। हाँ, तो लिंक टू सर्विस में वो अचानक पैसे नहीं डालेगा। लिंक टू सर्विसेज में तो टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक डाल रहा है, तो वो तो टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक तय होगा कि किस साल में कितने पैसे डालने। अच्छा, पेज 9 के ऊपर बाकी चीजें बता दी थी, पेज 10 बाकी सारा बता दिया था, पेज 11 सारा हो गया, पेज 12 पे आए। करंट सर्विस कॉस्ट से लेस कर देंगे या एक सेपरेट अकाउंट बना के एम्प्लॉय कॉस्ट में नेट हो जाएगा। पेज 12 मल्टी एम्प्लॉयर प्लान, ये समझ लें ज़बानी चीज़ है। मल्टी एम्प्लॉयर प्लान ये है कि एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए पैसे जमा करने थे और फंड बना के कहीं पैसे रखने थे। क्या करना था उन पैसों को? इन्वेस्ट करना था। अब अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें, आप स्टूडेंट्स, तो बैरिया टाउन में प्लॉट खरीद लें, DHA में खरीद लेते हैं, क्यों नहीं? अमाउंट ज़्यादा है ना, तो फिर ऐसा करें कि 100-200 लोग मिला लें अपने ही तरह के, अब इन्वेस्ट कर लें। तो उससे फायदा ये होगा कि पैसे ज्यादा हो जाएंगे। इंडिविजुअली पैसे थोड़े होने थे, 100-200 नहीं, 1,00,000-2 लाख मिला लो, चलो। अच्छा, तो अब वो सब मिलाने से क्या फायदा होगा? सब मिलाने से क्या फायदा? अमाउंट ज्यादा बन जाएगी, फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट हो सकता है। तो इसलिए कुछ कंपनीज मिलके भी एक फंड में पैसा जमा कर सकती हैं ताकि ज्यादा अमाउंट जमा हो, अच्छे प्रोफेशनल्स को हायर करें, फंड मैनेजर, फिर वो अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करके दें। इसको मल्टी एम्प्लॉयर प्लान कहते हैं।
कि एक से ज्यादा कंपनीज मिलकर एक फंड बना रही होती हैं। अच्छा, अब जब फंड एक है तो उस फंड में जितने पैसे पड़े हुए हैं उनको प्लान एसेट्स कौन गए? वो तो है। हाँ, अब इसमें देखना पड़ेगा कि क्या वो अपना शेयर अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर अपना अलग अलग शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं तो सब अपने अपने हिस्से की डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की अकाउंटिंग करें, और अगर अपना अपना हिस्सा अलग नहीं कैलकुलेट कर सकते तो बेशक है ये डिफाइंड बेनिफिट प्लान, लेकिन जब हिस्सा अलग कर ही नहीं सकते, अकाउंटिंग अलग कर ही नहीं सकते, तो फिर वो अकाउंटिंग सब ऐसे करें जैसे डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है। दोबारा, मल्टी एम्प्लॉयर प्लान ये होता है कि एक से ज्यादा एम्प्लॉयर्स मिलके पैसे जमा करें, एसेट्स को पूल करें और बड़ा फंड बनाएं। अच्छे प्रोफेशनल्स, क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस लोग उन फंड्स के मैनेजर्स रखें। फिर वो फंड मैनेज कर रहा होगा, जो कमाएगा कल को उसमें से पैसे देने होंगे तो सारों के एम्प्लॉयज के पैसे वहीं से जाते होंगे। अगर तो उसमें अलग अलग बांटा जा सकता है कि किसका कितना हिस्सा बनता है, तो फिर सब अपने अपने हिस्से की ये सारी अकाउंटिंग करेंगे। और अगर अपना अपना हिस्सा कैलकुलेट नहीं हो सकता है तो फिर ये सारे ऐसे अकाउंटिंग करेंगे जैसे डिफाइंड कंट्रीब्यूशन की अकाउंटिंग होती है। ये मल्टी एम्प्लॉयर प्लान की सारी अंग्रेजी पढ़ लें। पेज 12 पे मल्टी एम्प्लॉयर प्लान की सारी अंग्रेजी पढ़ लें। हाँ जी, तो फिर डिफाइंड बेनिफिट प्लान वाली अकाउंटिंग छोड़ दें, फिर ऐसी अकाउंटिंग करें जैसे ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है, क्योंकि पता ही इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ये जो हम 2 दिन से पढ़ रहे थे, डिफाइंड बेनिफिट की अकाउंटिंग थी, ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन की अकाउंटिंग थी। जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं बस उसी को एक्सपेंस कहें। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो बस आप समझें कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है। और स्टेट प्लान जो है वो भी स्टेट प्लान होता है जिसमें गवर्नमेंट के पास पैसे जमा करा देते हैं, तो उसको भी मल्टी एम्प्लॉयर प्लान जैसे डील करेंगे। और ग्रुप प्लान वो होते हैं जो पेरेंट और सब्सिडरी मिलकर करते हैं, तो वो कह रहे हैं जी वो नहीं है मल्टी एम्प्लॉयर प्लान। अच्छा, अदर लॉन्ग टर्म प्लान भी पढ़ लें, 2-4 लाइनें ये पढ़ लें पेज 12 के एंड पे। अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स पढ़ लें, एग्जांपल भी पढ़ लें। लॉन्ग टर्म पेड एब्सेंसेस, ये तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स थे। पेड एब्सेंसेस शॉर्ट टर्म तब थी अगर 1 साल की छुट्टियां उसी साल के एंड पे कैश करवा लेते या अगले साल अवेल कर लेते। हो सकता है एब्सेंसेस के बारे में ये कहा हो कि जितनी छुट्टियां हों जमा करते जाना, पैसे तब मिलेंगे जब रिटायर हो गए। तो अब वो होंगी पेड एब्सेंसेस, लेकिन पैसे देने होंगे रिटायरमेंट के बाद, तो उनको अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट कहेंगे। अदर लॉन्ग टर्म क्यों? अदर लॉन्ग टर्म क्योंकि पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एक बहुत स्पेसिफिक सी चीज थी और वो भी लॉन्ग टर्म थी, उसको अलग से डील कर लिया। अब उसके अलावा जो भी लॉन्ग टर्म है वो अदर लॉन्ग टर्म है, और वो मिसालें दी नहीं है। जुबली होती है, ये पूछते हैं गूगल से है ये कोई, हाँ ऐसी कोई सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली और इस तरह के नाम होते हैं। लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, बहुत पुराना हो गया है और अब बीमार हो गया, मजदूर हो गया, जॉब पे मजदूर हो गया तो उसको कुछ और बेनिफिट देने हो। प्रॉफिट शेयरिंग बोनसेस, डेफर्ड रेम्यूनरेशन, ये मुख्तलिफ मिसालें हैं। करना क्या इनका, अगले पेज के टॉप पे बस ये करना है इनका। क्या करना, ये क्या डिफाइंड बेनिफिट वाली सारी अकाउंटिंग करनी है। सारा कुछ प्लान एसेट्स डीबीओ सब वैसे ही होगा, सिर्फ फर्क यह पड़ेगा कि ये चीजें ये P&L में जाएंगी, बस ओसीआई वाली चीजें भी P&L में जाएंगी, बस सिर्फ ये फर्क पड़ेगा, बाकी सेम है। सारा कुछ यही होगा इनमें, सब इनकी ऐसी ही अकाउंटिंग होगी, लेकिन इनमें ओसीआई आइटम्स की जगह वो जो गेन लॉस, एक्चुअल गेन लॉस है, रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स है, वो भी P&L में जाएगा। और टर्मिनेशन बेनिफिट्स क्या होंगे? जब एम्प्लॉय को खुद निकालेंगे, या तो खुद जबरन निकाल देंगे या उसको ऑफर करेंगे और फिर वो उसको खुद एक्सेप्ट करेगा। जैसे गोल्डन हैंडशेक होता है तो वो जबरदस्ती नहीं निकाला होता है, वो खुद ऑप्ट करता है। कंपनी की तरफ से इनिशिएट किया हुआ, चाहे जबरदस्ती हो चाहे वो खुद एक्सेप्ट करे, ये टर्मिनेशन है। और इसके लिए कंपनी एक्स्ट्रा पे कर रही होगी, उसको टर्मिनेशन बेनिफिट्स कहते हैं। तो ये एक्सपेंस कब बनने चाहिए? तभी जब ये सारा मामला हो रहा है। तो इसमें बस इतना सा ही लिखा हुआ है,
और इसके लिए एक IAS की एग्जांपल मैंने यहाँ कॉपी की है, वो उस पर तौफीक कभी ज़िंदगी में दिल करे तो पढ़ लेना। IAS 19 डन। अच्छा, अब इसमें अभी तो आपको 1 घंटा ही हुआ पढ़ते हुए, एक सवाल कराता हूँ और वो सवाल मैंने खुद बनाया हुआ है। उस सवाल से ना आपको मैंने एसिड सीलिंग एडजस्टमेंट सिखानी है। ये अब से पहले टेस्ट नहीं हुई थी, बहरहाल मैंने तो लास्ट टाइम भी सिखाई थी। इस दफ़ा एक सवाल टेस्ट हो गया जिसमें एसिड सीलिंग की एडजस्टमेंट टेस्ट हुई थी। उससे पहले कभी ये टेस्ट हुई नहीं थी। लास्ट टाइम भी बहरहाल मैंने सवाल खुद से बना के कराया हुआ है। तो ये सवाल मैं आपको करा रहा हूँ, एसिड सीलिंग का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। एक बार एसिड सीलिंग का कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो इफ्रेक 14 हो सकेगा। तो एसिड सीलिंग मैंने अभी तक इसकी डिस्कशन नहीं की हुई थी, अब इसकी डिस्कशन करता हूँ मैं। वो मैंने सवाल, चूंकि इफ्रेक 14 के साथ मैं पहले भी पढ़ाया करता था, तो मैंने उसका सवाल इफ्रेक 14 में डाला हुआ है। वो असल में IAS 19 ही, लेकिन पढ़ाता इफ्रेक 14 के साथ था, इसलिए डाला मैंने उस चैप्टर में हुआ है। तो आप IAS 19 से अगले चैप्टर पे आए। इफ्रेक 14 छोटा था, 2 पेजेस का ही होगा। इफ्रेक 14 उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 पे आए। IAS 19 खत्म होने के बाद इफ्रेक 14 है। हाँ जी, इफ्रेक 14 जी, IAS 14 नहीं, ये पुरानी बुक है। ये आपके पास पुरानी बुक है? अच्छा, ये ना सिलेबस में नहीं है अब। ये मैंने तब डाल दिया था बुक में, लेकिन ये सिलेबस में अब नहीं है। वो पिछले टाइम में था तो अब नहीं है, तो इसलिए ये सिलेबस में अब नहीं है। तो जो नई बुक मैंने बनाई है ये निकाल दिया और इसकी जगह पर मैंने एक चैप्टर डाला है, वो कैफ लेवल, हाँ वो मैंने इसकी जगह डाला है। इफ्रेक 14 खोलें जी, पहुंचे? तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 पढ़ ले, मैं बोर्ड पे करता हूं। इससे आपको एसिड सीलिंग की कहानी समझाता हूं। अच्छा, 1 मिनट ठहरे, इधर देखें। ये जो ऑब्लिगेशन और प्लान एसेट्स, इन दोनों की अलग अलग मूवमेंट्स हैं, दोनों की अलग अलग चीजें हैं। सिर्फ 2014 से ही करके दिखा रहा हूं। अगर इनको हम नेट सॉल्व करें, 14 का नेट ओपनिंग बैलेंस कितना? 150। नेट मतलब मैं इन दोनों को साथ साथ चलाने लगा, लेकिन इसमें से चूंकि ये लेस होता है, इसमें से ये लेस होता है, तो नेट लायबिलिटी है, तो इसको लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के बनाता हूं। इंटरेस्ट किस पे लगाऊं? नहीं, वो फिगर नहीं कैलकुलेटेड ना, इसी को कैलकुलेट कर रहा हूं। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करूं? 9%, 150 पे करिए। 13 पॉइंट, चलो 14 कह लेते हैं। ये नेट लायबिलिटी बनाई हुई मैंने। करंट सर्विस कॉस्ट ऐड करूं, लेस करूं? नेट लायबिलिटी बनाएंगे, ऐड ही होगी, 125। बेनिफिट्स पेड आएंगे ही नहीं, क्योंकि नेट तो जीरो हो जाएगा। वो बेनिफिट्स पेड नेट तो जीरो हो जाएगा ना। प्लान एसेट्स पे से भी निकल रहा है, यहां से भी निकल रहा है, तो नेट तो जीरो हो गया। कंट्रीब्यूशंस ऐड, लेस। ये नेट लायबिलिटी सोच के बना रहा हूं मैं। कंट्रीब्यूशन लेस हो जाएंगी, 105। सेटलमेंट 40 नेगेटिव। और बस क्लोजिंग क्या लिखूं? नहीं यार, 156 तो नहीं, 20, 40 और 17, 84, 2। अब इसको बैलेंस करें। पक्की बात? नहीं यार, लिखी नहीं है मैंने। लिखी तो है। 112। अच्छा 13। अब
113 उसल में यहाँ 113 बनना है। पॉजिटिव नेगेटिव? तो चूंकि नेट लायबिलिटी है तो ये लॉस है गेन है, तो ये रीमेजरमेंट का लॉस है। इससे आपको सिखाने का मकसद मेरा ये है कि हो सकता है कोई मजबूरी ऐसी हो कि आपको ये 23 और 21 50 अलग अलग ना दिया हो, नेट दिया हो, तो ये नेट मूवमेंट भी बन सकती है। क्योंकि इधर एक्चुअरियल गेन लॉस निकाल के उधर रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स निकाल के करना तो इनको मिला के ओसीआई में लिखना था ना, तो इसलिए ये नेट भी हो सकता है। अच्छा, आप इसको बनाएं नेट लायबिलिटी सोच के ही। अगर नेट एसेट होता तो क्या होता? नहीं, वो नेगेटिव हो जाता। आप इसको नेट लायबिलिटी सोच के ही बनाएं। अगर वो प्लान एसेट ज्यादा होते तो उसको नेगेटिव कर देते, बस बनाएं आप इसको नेट लायबिलिटी को ध्यान में रख के। तो इसलिए ये भी बनाना आना चाहिए। वैसे तो रिसेंट सवाल में यही वाला करना पड़ा था, लेकिन मैं इसको तोड़ के भी बता दूंगा आपको। ये अगर आपसे हैंडल नहीं होगा तो तोड़ के भी कर सकते हैं हम। 13 भी चेक करें जरा खुद ही, देखें 13 भी अगर नेट बनाए तो। कंट्रीब्यूशन नेगेटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये हमने नेट लायबिलिटी बनाई हुई है। प्लान एसेट्स नेट हुए हैं इसमें से, तो कंट्रीब्यूशन प्लान एसेट्स को और बढ़ाता है। हमने ये नेट बनाया हुआ है, लायबिलिटी में से प्लान एसेट्स नेट किए हुए हैं, तो कंट्रीब्यूशन प्लान एसेट्स को और बढ़ाएगा, यानी और नेट करेगा। 2013 वाला कॉलम भी ट्राई करें, देखें नेट आपसे होता है कि नहीं। वहीं बुक पे बेशक नोट कर लेना इसी के सोल्यूशन में कि मूवमेंट हम नेट भी बना सकते थे। 2013 भी करें ट्राई। हाँ जी, डन? नहीं डन। डिफरेंस आ रहा है क्या? 84 नहीं, नहीं क्या हुआ? चले देखते हैं जी। 13 का ओपनिंग बताएं। 55। इंटरेस्ट इस पे लगा दें 4। पास्ट सर्विस कॉस्ट भी है 13 की। करंट सर्विस कॉस्ट 143। 143 भाई, 13 का करने को। सेटलमेंट कोई नहीं थी। कंट्रीब्यूशंस 118। क्लोजिंग 150। 53 पॉजिटिव नेगेटिव, तो 53 का लॉस है, तो पहले भी 53 था। तो आपको ये नेट मूवमेंट भी आनी चाहिए। क्या गलतियां कर रहे हैं? पास सर्विस कॉस्ट नहीं लिखे थे, तो ये नेट भी सॉल्व करना आना चाहिए आपको। इस दफा सवाल में ये ओपनिंग अलग अलग नहीं दिए हुए थे, नेट दिया हुआ था तो इसलिए फिर वो नेट से ही कर सकेंगे। चलें इफ्रेक 14 के नोट्स में क्वेश्चन नंबर 1।
जागे जागे, ये नोटेड है, ये नोटेड। अच्छा, वो जो 2 पेजेस थे जो सिर्फ मैचिंग कॉन्सेप्ट ही समझाने के लिए थे, वो किस किसने पढ़े? 3 लोगों ने बस। गुड, जबरदस्त। अच्छा, इन 3 लोगों में से किसी को मसला? अभी ब्रेक में पूछना याद से, हैं जी? अगर करना है तो मैं कर लूंगा डिस्कस, अगर आपने वाकई पढ़ना है तो मंडे को कर लूंगा। ठीक है जी, पढ़ लें। इफ्रिक 14 में प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, ये सवाल देखने पे करता हूं ब्रेक। पढ़ लेना। खैर, पढ़ने वाला क्या है, वैल्यूज दी हुई है बस, ठीक है। इफ्रिक 14 में आपको 3 ईयर्स की वैल्यूज दी हुई है और रिक्वायर किया है मैंने 2019 और 20 के SOFP और SOCI के एक्सट्रैक्ट्स। और 18 का कॉलम भी दिया है ओपनिंग बैलेंस के लिए एक्चुअली। तो 19 और 20 के एक्सट्रैक्ट्स बनाता हूं मैं। ये मैं इफ्रिक 14 के नोट्स में प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 पे आया हूं। अच्छा, इफ्रिक 14 में लेक्चर 18 डाल के स्टार्ट करूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। लेकिन IS 19 की एसिड सीलिंग को मैंने और डिस्कस करने के लिए एक सवाल खुद से बनाया हुआ है। दो 2019 और 20 को करता हूं सॉल्व। पहले 2018 की एक चीज दिखाता हूं। 2018 में पीवी ऑफ डीबीओ कितना था? 1300। 2018 की बात कर रहा हूं। फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स कितने थे? 1500। ये 200 नेट लायबिलिटी है कि नेट एसेट है? अब ये नेट डिफाइंड बेनिफिट एसेट आ गया। अगर एसेट आ जाए तो स्टार्ट पे ही बताई थी बात कि फिर एक एसिड सीलिंग टेस्ट लगेगा, और वो एसिड सीलिंग यानी छत होगी कि इसको मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, और वो मैक्सिमम इतना रख सकते हैं कि लोअर ऑफ दिस। और एक लाइन आइटम थी जिसको मैंने एसिड सीलिंग कहा था, जिसकी अंग्रेजी लिखी हुई थी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। वो इफ्रिक 14 में समझाऊंगा कि होता क्या है, बस वो एसिड सीलिंग थी। तो जितना आंसर आ रहा है ये, इसको कंपेयर करेंगे एसिड सीलिंग से। अगर एसिड सीलिंग 240 है तो फिर ठीक है 200, लेकिन एसिड सीलिंग थी 2018 में 170। तो हम बैलेंस शीट में अब नेट बेनिफिट एसेट 170 पे शो करें, अब 200 पे नहीं कर सकते। ठीक है, अब 170 पे करना पड़ेगा। जिस तरीके से पीपीई की रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से अगर कम हुई, पीपीई की रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम हो तो इंपेयरमेंट करते हैं। अच्छा, उस इंपेयरमेंट करने का तरीका यह है कि एक लॉस रिकॉर्ड होता है और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस नाम का एक अकाउंट आ जाता है। एसेट ही नहीं क्रेडिट हो जाता, एक अलग से क्रेडिट नेचर का अकाउंट आता है। जैसे अगर पीपीई की कैरिंग अमाउंट 200 है और रिकवरेबल अमाउंट 170 है, तो 30 का एक लॉस आ जाएगा ना, तो P&L डेबिट और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। तो ये जो एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट होगा 30 से के 170 से, 30 से, और ये एक क्रेडिट नेचर का अकाउंट होगा। बिल्कुल इसी तरह से इसमें हमें कम करके इसको 170 तक पहुंचाना है, तो एक एसिड सीलिंग एडजस्टमेंट का अकाउंट डालना पड़ेगा। कितने से? 30 से, तो कहीं जाके ये 170 तक पहुंचेगा। अब 2019 में जो बीडी आएगा वही सिखाने लगा, उसी के लिए सवाल बनाया। ये 30 एक एडजस्टमेंट डालेंगे तो फिर ये नेट एसेट 200 की बजाय 170 पे जाएगा। तो ये बिल्कुल एक क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, जिस तरह एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस होता है। या डेटर्स की बात करें तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बहुत बचपन की बात है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? हर साल के एंड पे कैलकुलेशन करते हैं, उसको सीडी रखते हैं, फिर जो डिफरेंस है बीडीसीडी का वो बैड डेट एक्सपेंस, कुछ वैसा सही काम करने लगा मैं। तो 2018 का जब एंड हुआ तो हमें एसिड सीलिंग के नाम की इतनी एडजस्टमेंट की फिगर चाहिए थी, तो ही वो 200 को गिरा के 170 बनाएगी। जाग रहे हैं?
200 की एडजस्टमेंट 30 की एक हमें बैलेंसिंग फिगर चाहिए तो ही 200 कम होकर 170 पे आएगा। आप इसको एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस की तरह की चीज समझ लें, आप इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की तरह की चीज समझ लें। इसकी जिंदगी का मकसद है इस एसेट को कम करके यहां तक लाना। अब 2019 की मूवमेंट दिखाता हूं। हाँ जी, ये सीडी। तो 2018 में 3 अकाउंट्स का सीडी आ गया। इसका सीडी 1300, इसका सीडी 1500, इसका सीडी 30। अब जब 2019 में आके वो मूवमेंट बनेगी तो वो भी अब 3 बनेगी। 2019 पीवी ऑफ डीबीओ 3 बना रहा हूं ना, तो मैं पहले 19 को डील कर रहा हूं। पीवी ऑफ डीबीओ का ओपनिंग 1300 भाई, ये 19 का ओपनिंग ना। अच्छा, इसी तरह प्लान एसेट्स ओपनिंग 1500, और ये जो भी एक नई चीज क्रिएट की है एसेट सीलिंग एडजस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस 30। अब ये 3 अकाउंट स्टार्ट हो गए। 19 में क्या क्या हो रहा है? अच्छा, ये आपको भी मैंने ज़बानी बोली है बात, आपकी पहचान के लिए लिख देता हूं। ये डेबिट नेचर चीज है, ये क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, तभी तो एसेट में से लेस होगा ना। एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो ये भी क्रेडिट नेचर का अकाउंट चल रहा है। चलें आगे 19 में क्या क्या हो रहा है? सबसे पहले तो इंटरेस्ट आएगा। वही इंटरेस्ट इधर भी और उधर भी, क्योंकि तीनों आपस में कनेक्टेड चीजें हैं। तो इंटरेस्ट लगा लें 10%, 150, 130 और 3 है। इन पे क्यों लगता है? तो ये भी अगले साल एडजस्ट होना है इसी के, ये भी इन्हीं के साथ आगे बढ़ना है, जिंदगी का सफर उसके साथ ही चलाना है इन्होंने। ये सीडी बैलेंस है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस होता है सीडी, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट का बैलेंस होता है। तो ये बैलेंस है, इसने भी अगले साल जाना है इनके साथ साथ ही। अब ये और क्या है 19 में? करंट सर्विस कॉस्ट। तो करंट सर्विस कॉस्ट आ जाएगी यहां कितनी? 2019 कह रहा हूं 2। और क्या है 19 में? कंट्रीब्यूशन है कितनी? 120। और क्या है? बेनिफिट्स पेड, दोनों में से लेस 150 और 150। और क्या है? अच्छा, और बस अब आगे क्लोजिंग। अच्छा, अब जब आप क्लोजिंग लिखेंगे तो यहां पर हम एक लाइन छोड़ के लिखा करते हैं। इसका क्लोजिंग क्या है? अभी बैलेंस नहीं कह रहा, क्लोजिंग 1700। इसका क्लोजिंग क्या है? 1510। अब उसका क्लोजिंग बनाते हैं। अभी 19 के एंड पे फिर एसेट पोजीशन है, प्लान एसेट्स इससे ज्यादा है, फिर नेट एसेट पोजीशन है कितना? 190। जबकि छत कितनी है? 180। तो अब सीलिंग एडजस्टमेंट का सीडी कितना रखना है? 10। दोबारा देखें, वो गलत है। कोई बात नहीं, बैलेंसिंग निकाली नहीं मैंने, तो वो 1700 लिखा है ना, वो ठीक है, ब्रैकेट लगने थे, मिस हो गए। ये 1700 तो क्लोजिंग दिया हुआ है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं। 1700 और ये तो दिया हुआ है भाई। तो 1700 प्लान एसेट्स हैं, लायबिलिटीज 1510 हैं, तो प्लान एसेट्स ज्यादा हैं। फिर से नेट एसेट वाली पोजीशन बन गई। अब फिर से छत लगेगी और छत है 180, तो ये बन रहा 190, लेकिन छत 180 है। तो 10 अब सीडी बैलेंस चाहिए एडजस्टमेंट का, ये वो 10 है। रीमेजरमेंट की जो गेन लॉस थे ओसीआई आइटम्स, वो 3 थी, ये वो तीसरी है। अब इन तीनों की बैलेंसिंग फिगर है जो ओसीआई में जानी है। मैंने आपको रीमेजरमेंट जब पढ़ाई थी ना, तो उसमें 3 में से 2 बातें बताई थी, तीसरी ये है। अब इन तीनों के अंदर देखें बैलेंसिंग क्या बनती है। इधर क्या बन रही है बैलेंसिंग? 10 दोबारा समझ लें।
2019 का डीबीओ कितना? 2019 के प्लान एसेट्स, जबकि सीलिंग कितनी है? तो हमें यहाँ 10 माइनस करना है तो 180 तक पहुंचेंगे. लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्लोजिंग बैलेंस, रिकवरेबल अमाउंट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस ऑन क्लोजिंग. तो इस एडजस्टमेंट अकाउंट का ये सीडी आ गया. अब आपको तीनों में बैलेंसिंग करके ओसीआई का गेन लॉस मिलेगा. इसको रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स कह लें. कितना बना? कितना? पॉजिटिव नेगेटिव? चेक कर लें फिर. पॉजिटिव. इसको कह देते हैं एक्चुअरियल गेन है या लॉस है. पॉजिटिव नेगेटिव 20, तो इसका मतलब है गेन है. अच्छा, ये भी क्रेडिट नेचर की चीज है, ये भी क्रेडिट नेचर की चीज है. तो यहां भी ब्रैकेट लगा तो वो गेन होगा. 17 तो नहीं है, तो ये भी गेन है. 33 से 10 पे आना है यार, तो 23 नेगेटिव. अब एसओसीआई में वो जो ओसीआई में रीमेजरमेंट गेन लॉस आना है, ये गेन है, ये भी गेन है, ये भी गेन है. ये तीनों मिला के ओसीआई में आएंगे. और जो इंटरेस्ट कॉस्ट आनी है, दिस प्लस दिस माइनस दिस, क्योंकि ये भी क्रेडिट नेचर का है, ये भी क्रेडिट नेचर का है, तो इन्होंने प्लस प्लस ही चलना है. तो दिस प्लस दिस माइनस दिस. इंटरेस्ट बता रहा हूं, पहले हमने इन दोनों को नेट किया था ना, अब साथ ये भी आ जाएगा. क्योंकि ये क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, इसलिए ये तीन इसमें ऐड होना है. ये भी क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, तो 133 और वो 150. ये 2019 है. इन तीनों का मुश्किल हो जाएगा नेट कॉलम, क्योंकि एडजस्टमेंट कभी करनी होगी, कभी नहीं करनी होगी. जैसे 20 में आप देखेंगे नहीं होगी एडजस्टमेंट, तो इन तीनों का नेट मुश्किल हो जाएगा. इसलिए अगर नेट करना भी हुआ तो उन दोनों का नेट और ये अलग जी. अच्छा, अब 2020 पहले तो खुद ही ट्राई करें, और अगर नींद शदीद आ रही है तो सोल्यूशन देख लें फिर. लेकिन 2020 पहले आप कोशिश करें. उनने से पूछें, बताएं कुछ पूछना. डीबीओ में कहाँ कंट्रीब्यूशन आता है? वो नेट था तो आता है, वरना तो डीबीओ में कंट्रीब्यूशन का कोई काम नहीं हो. तो प्लान एसेट्स, डेबिट और कैश क्रेडिट.
हाँ नहीं, इतनी देर तो नहीं लगेगी यार। डन। एसिड सीलिंग एडजस्टमेंट क्लियर, चलो ज़बरदस्त। अच्छा ये ना रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल था, वो या तो मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बात करा दूंगा, मुझे याद, अगर कोई जवान याद रख ले, वैसे किसने याद रखना है, नहीं तो मल्टीपल आईएएस कंसोलिडेशन में मैं कहीं ना मल्टीपल स्टैंडर्ड के सवाल भी छेड़ूंगा, कोई एक दो बोर्ड पे करके बाकी सवाल होमवर्क एक दो दिन डिस्कस कर लूँगा। मैंने अपने पास तो उसको तब लिख लिया है, अपने पास मैंने इसको मल्टीपल आईएएस की डिस्कशन में लिख लिया है, लेकिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बाद भी मुझसे पूछ लीजिएगा, शायद तभी करा दूं, क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट जो थी वो IAS 19 की थी, एक IAS 2 की थी, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की थी, तो हो सकता है कि मैं तब करा दूं, हो सकता है मल्टीपल आईएएस में करा दूं। IAS 19 खत्म और ये सारी डिस्कशन खत्म, अब लेक्चर 18 में मैं IFRIC 14 कराता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।